प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका फर्स्ट पेपर है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसके फोर्थ चैप्टर पर हमारा डिस्कशन जारी है। तो फोर्थ चैप्टर आप देख पा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में अंतः शास्त्रीय उपागम। काफ़ी बात हमने पिछले वीडियो में अंतः शास्त्रीय उपागम की करी, इसे अंतः अनुशासनात्मक भी बोलते हैं। तो देखिए, इस उपागम पर आज हम जो बात करेंगे कि अंतः शास्त्रीय उपागम को यद्यपि व्यवहारवाद के समय इसका जन्म माना जाता है, और आपने पढ़ा है, हमने व्यवहारवाद में भी इसको पढ़ा था, पिछले वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि जो ये व्यवहारवादी उपागम के समय की ही एक अध्ययन पद्धति या एक उपागम है ये, लेकिन प्राचीन मतलब परंपरागत काल में भी जब से राजनीति दर्शन का जन्म होता है, राजनीति विज्ञान का जन्म होता है, प्लेटो अरस्तु काल से ही, तब से ही अंतः शास्त्रीय जो उपागम है वो हमें कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। मतलब अंतः शास्त्रीय उपागम का जब अर्थ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अन्य जो समाज विज्ञानों के साथ अगर जोड़कर उनके साथ एक तरह से कम्युनिकेशन, मतलब उनके साथ समन्वय करके अगर मान लीजिए हम अध्ययन करते हैं तो कोई भी विषय उसका बेहतर अध्ययन किया जा सकता है। तो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में भी इस बात पर जोर दिया गया है अंतःशास्त्रीय उपागम में। तो ये अन्य समाज विज्ञानों के विषयों के साथ राजनीति विज्ञान को जोड़कर अध्ययन करने की जो तरीका है, पद्धति है, भले ही अंतःशास्त्रीय उपागम एक सैद्धांतिक रूप में इस शब्द का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन किस प्रकार ये जो उपागम या इस पद्धति का प्रयोग पहले होता रहा है, ठीक है। तो पूरी जो विकास यात्रा है कुल मिला के, कि कैसे कैसे ये अंतःशास्त्रीय उपागम की दिशा में चरण बढ़ते रहे और फिर व्यवहारवाद में इसको अपनाया गया। तो उसकी विकास यात्रा हम प्रारंभ से लेकर आज तक की वो सारा हम देखेंगे। और फिर जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान चार्ल्स ई मेरियम, क्योंकि व्यवहारवाद के जो प्रणेता थे, ठीक है, चार्ल्स ई मेरियम, उनका अंतःशास्त्रीय उपागम को बढ़ावा देने में या उनका क्या योगदान रहा इस क्षेत्र में, वो हम विद्यार्थियों देखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। और उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको बता दूं, इस चैप्टर के पिछले वीडियो और इससे पहले के जो सारे चैप्टर हैं उनके सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आप इस देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आप बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अंतःशास्त्रीय जो उपागम की दिशा में बढ़ते चरण। तो देखिए, इसको मैंने 2 स्लाइड में डिवाइड किया है आपकी सुविधा के हिसाब से। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, सामने आप स्लाइड में देख पा रहे हैं जो अभी बात मैंने की थी आपसे, कि अंतः जो शास्त्रीय उपागम में होता है ना, कि राजनीति अध्ययन के लिए जो अन्य विषयों के साथ सहयोग लेना, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये जो प्रवृत्ति है, वो कोई नई पद्धति नहीं है, ठीक है। ये एक उपागम के रूप में, एक सैद्धांतिक अध्ययन पद्धति के रूप में एक नई हो सकती है। व्यवहारवाद के समय इसको, इस पद्धति का प्रयोग किया गया, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ये जो तरीका है, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रथम राजनीतिक दार्शनिक आपको पता है प्लेटो को कहा जाता है, ठीक है। वहीं से जो एक राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन के रूप में जो शुरुआत की थी प्लेटो के द्वारा। तो आप देखिए कि एक आदर्श राज्य का उनका जो सिद्धांत है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत आपने पढ़ा है, ठीक है। तो एक आदर्श राज्य जो वो बनाना चाहते थे, आपको पता है उसमें किस प्रकार उन्होंने परिवार की बात करी, शिक्षा की बात करी बहुत डिटेल से। तो ये क्या है, मतलब एक बात वो राज्य की कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो उनका फोकस रहा परिवार, जबकि देखा जाए तो परिवार तो एक समाज विज्ञान का जो अध्ययन विषय है, शिक्षा, तो उस पर उन्होंने जो जितना जोर दिया, एक आदर्श राज्य बनाने की जो उन्होंने कल्पना की थी उसमें। तो इससे क्या पता लगता है, कहीं न कहीं उन्होंने राजनीति में अन्य विषयों की जो अहमियत है वो समझी, ठीक है। उसी प्रकार जो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है,
ठीक है। उन्होंने भी किस प्रकार, देखिए अर्थव्यवस्था का आप ये देख पा रहे हैं कि धन के असमान वितरण, वितरणात्मक न्याय की बात करी थी उन्होंने, कि उन्होंने कहा कि धन के असमान वितरण का राज्य के स्वरूप पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार उन्होंने एक आर्थिक बात, जो कि अर्थशास्त्र में जिसका अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने एक राज्य के बेहतर निर्माण के लिए, राज्य के लिए उन्होंने उस पर भी बात करी। तो उसी प्रकार उन्होंने जो समाज की भी बात करी थी, उसमें शिक्षा की बात भी करी थी अरस्तु ने भी। तो कहीं न कहीं ये उदाहरण मैं आपको जो बता रहा हूँ विद्यार्थियों, ये दिखाते हैं कि किस प्रकार अन्य समाज विज्ञानों के साथ भी जो प्राचीन समय में जोड़ दिया गया राजनीति के अध्ययन करते समय। हीगेल की बात हम करते हैं, हीगेल, मॉन्टेस्क्यू, जो कि एक राजनीतिक महान दार्शनिक रहे हैं। तो उन्होंने भी केवल अपने आप को राजनीतिक तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने बल्कि थोड़ा सा आगे बढ़कर नीति शास्त्र, जो कि एक अलग एक विषय है, एथिक्स, नीति शास्त्र, ठीक है, उसको उन्होंने जोड़ा। मतलब उन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने और हीगेल ने, दोनों ने, हालांकि नीति शास्त्र के साथ तो प्लेटो ने भी जोड़ा था, अरस्तु ने भी जोड़ा था, लेकिन उन्होंने काफ़ी फोर्स करी, दर्शन के साथ उन्होंने जोड़ा। आगे आप देख पा रहे हैं कार्ल मार्क्स, जो कि एक मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, उनकी आप बात करें, उनके ही जो मित्र थे एंजिल्स, ठीक है, उन्होंने भले ही राजनीति विषयों की चर्चा करी, राजनीति, महान राजनीति वैज्ञानिक थे वो भी, ठीक है, लेकिन उन्होंने किस प्रकार समाज शास्त्र की बात करी, समाज में जो वर्ग संरचना है, आपको पता है किस प्रकार उन्होंने वर्गों में दो वर्ग की बात करी, शोषक और शोषित, ठीक है। तो जो समाज की जो वर्ग संरचना है उसकी बात करी, औद्योगिक विकास की बात करी, मतलब जिसका अध्ययन जहाँ पर समाज शास्त्र में किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो कहाँ राजनीति अध्ययन के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और आर्थिक अध्ययन की भी बात करी, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ जोड़कर राजनीति का अध्ययन किया, ठीक है। तो इससे भी हमें पता लगता है 19वीं शताब्दी में जो अन्य समाज विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं निकल के आई थी, क्योंकि पहले ये अलग अलग शाखाएं नहीं थी, सब शाखाएं जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये समाज विज्ञान की तो विषय है जिनको आज हम अलग अलग पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, नीति विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब 19वीं शताब्दी में इन समाजशास्त्र की, समाज विज्ञान की इन अलग अलग शाखाओं का जो निर्माण हुआ था। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किस प्रकार पहले ये सारी शाखाएं समायोजित थी। आज अंतःशास्त्रीय उपागम यही तो बात कहता है कि समायोजित तरीके से अध्ययन किया जाए, तो पहले समायोजित ही थी, और ये अलग अलग एक शास्त्र के रूप में, अलग अलग विज्ञान के रूप में, राजनीति विज्ञान तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में जब इनको पढ़ते हैं, हम देखते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो ये तो बाद में हुआ है, तो पहले तो कहीं न कहीं ये पहले ही समायोजित थे। तो इन सब बातों से ये पता लगता है विद्यार्थियों कि कहीं न कहीं अंतःशास्त्रीय उपागम शब्द के रूप में ना हो, लेकिन हाँ उस भावना के रूप में वो पहले कहीं न कहीं इस पद्धति को, ये उपागम मौजूद था। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में और इस पर हम बात करते हैं किस प्रकार ये प्रक्रिया और आगे बढ़ती है और किस प्रकार व्यवहारवाद तक आती है। आगे आप विद्यार्थियों देख पा रहे हैं कि समाजशास्त्री, यद्यपि राजनीति विज्ञान में जो अभिजनवाद जो विचारक माने जाते हैं, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पेरेटो, मिचेल्स मोस्का, ठीक है, तो आप किस प्रकार उन्होंने राजनीति में समाजशास्त्रीय अध्ययन के रूप में उन्होंने लिया, किस प्रकार अभिजनवाद का जो सिद्धांत एक राजनीतिक सिद्धांत है, लेकिन आप जब उसको पढ़ोगे, आपने पढ़ा है, तो कहीं न कहीं वो समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी है, तो कहीं न कहीं समाजशास्त्र के साथ जोड़ा उन्होंने राजनीति को, ठीक है। नेक्स्ट आप बहुत महत्वपूर्ण ये बात देख रहे हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट कि दो महत्वपूर्ण कृतियाँ 1908 में जो एक ग्राहम वालस की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ठीक है, और आर्थर बेंटले द प्रोसेस ऑन गवर्नमेंट, इन दोनों पुस्तकों का जिक्र मैंने व्यवहारवाद पहले किया है उस चैप्टर में, और बहुत महत्वपूर्ण दोनों पुस्तकें आपको ध्यान होनी चाहिए, किसके लिखी हुई है ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी आप देखिए कि किस प्रकार राजनीति की जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझाने के लिए इन विचारकों ने मनोविज्ञान का साथ लिया, मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से मनोविज्ञान को जोड़ते हुए उन्होंने
इनका अध्ययन किया, तो ये भी कहीं न कहीं वो अंतःशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत वो भावना आती है। तो वो आपको इससे भी, तो दोनों कृतियाँ विद्यार्थियों आपको जरूर याद रखनी है। तो ये सारा जो हमने विद्यार्थियों देखा है उदाहरण, तो अगर हम देखें तो इससे पहले मतलब आगे चलकर, हालांकि व्यवहारवाद में जो आप देख पा रहे हैं कि शिकागो स्कूल का इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, शिकागो विश्वविद्यालय, उनका, क्योंकि व्यवहारवाद का जन्म वहीं से होता है और व्यवहारवाद के विकास में उनका योगदान रहा है, तो अंतःशास्त्रीय उपागम के विकास में उनका यद्यपि बेशक योगदान रहा है, लेकिन इससे पहले जो हमें सारे उदाहरण हमने देखे, तो ये पद्धति कहीं न कहीं ये मौजूद थी। भले ही अंतःशास्त्रीय उपागम का नाम उस समय आया, वो बाद में इसको इतना प्रसारित किया गया हो, एक सिद्धांत के रूप में, एक औपचारिक उपागम के रूप में, अध्ययन पद्धति के रूप में ये व्यवहारवाद के समय आई हो। ठीक है, ये जो कुछ विचारक विद्यार्थी आप देख पा रहे हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैटलिन है, चार्ल्स, क्योंकि ये व्यवहारवाद ये विचारक ही रहे हैं सभी, चार्ल्स ई मेरियम है, लासवेल है, कैटलिन है। ठीक है, तो इन्होंने जो अनुभववाद पर जोर दिया, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति पर जोर दिया, जो कि अंतःशास्त्रीय उपागम की ही अध्ययन पद्धति है वो। ठीक है, तो ये इनका काफ़ी इस पद्धति के विकास में योगदान रहा। तो ये पूरी जो विकास यात्रा आपको जो बताई गई है विद्यार्थियों, इससे आपको कहीं न कहीं समझ में आ गया होगा कि अंतःशास्त्रीय उपागम है, जिसको कि हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम भी बोलते हैं। तो इसका जो जन्म है वैसे औपचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से व्यवहारवाद के समय हुआ है। शिकागो विश्वविद्यालय का, शिकागो स्कूल का इसमें योगदान रहा है। अमेरिकी जो राजनीति शास्त्री हैं उनका योगदान रहा, लेकिन पहले से ये जो पद्धति है प्रयोग में ली जाती रही है, और उदाहरण हमने सारे प्लेटो से लेकर देखे हैं। ठीक है, अब इसमें अंतःशास्त्रीय उपागम में चार्ल्स ई मेरियम का क्या योगदान रहा है, इसको हम नेक्स्ट आगे की 2 स्लाइड में विद्यार्थियों आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, चार्ल्स ई मेरियम का, क्योंकि व्यवहारवाद के एक प्रणेता के रूप में उनको माना जाता है, यद्यपि आगे चलकर डेविड स्टर्न ने इसको व्यवहारवाद का जनक कहा गया। तो यहाँ हमने जो अभी बात करी कि कैटलिन, लॉसवेल, तो इन विचारकों ने, चार्ल्स ई मेरियम, तो इन्होंने जो अंतःशास्त्रीय उपागम को आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन चार्ल्स ई मेरियम का उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है चार्ल्स ई मेरियम का क्या इसमें योगदान रहा। तो आप देख पा रहे हैं कि चार्ल्स ई मेरियम 2 स्लाइड में हम देखेंगे। अब -A का मतलब जो पहली स्लाइड है, तो कुछ यहाँ बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में भी। तो सबसे पहले 1921 में एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एक रिव्यू, ये एक जर्नल है, ठीक है, इसमें एक शोध प्रकाशित किया था चार्ल्स ई मेरियम ने। तो उसमें जो अपना लेख उन्होंने प्रकाशित किया था, शोध जो उन्होंने प्रकाशित किया था, उसमें राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उन्होंने अंतःशास्त्रीय उपागम पर सर्वप्रथम बहुत अत्यधिक जोर दिया था उन्होंने 1921 में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार इस पर जोर दिया, चार्ल्स ई मेरियम का क्या योगदान रहा इसको आगे बढ़ाने में, वो हम पढ़ रहे हैं। तो 1921 में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने जोर दिया अपने उस शोध में, जो कि पॉलिटिकल साइंस रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने जोर क्या दिया, उन्होंने वही कि जो समाजशास्त्र के जो अन्य विषय हैं, जिसको चाहे मनोविज्ञान हो, नीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, सांख्यिकी शास्त्र हो, तो उनका राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उनकी अध्ययन पद्धतियों को भी अपनाया जाना चाहिए, उस पर भी चार्ल्स ई मेरियम ने जोर दिया। विद्यार्थियों, चार्ल्स ई मेरियम ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका जो इतना फोकस था, उन्होंने इस पर जोर दिया, तो आगे चलकर इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो अन्य जो सभी समाज विज्ञानों को जोड़कर एक साथ समायोजित करके अध्ययन किया जाए,
तो उसके लिए आर्थिक सहायता, क्योंकि इस पर बहुत फोकस करना होगा, पैसा भी खर्च होगा, तो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, इकट्ठा करने के लिए, तो एक सामाजिक विज्ञान शोध परिषद की स्थापना की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उसके जो पहले अध्यक्ष है विद्यार्थियों, चार्ल्स ई मेरियम को ही बनाया गया। तो कहीं न कहीं उनका जो इस क्षेत्र में योगदान था, उसी कारण से जो सामाजिक विज्ञान शोध परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में, और इस अध्यक्ष के रूप में रहते हुए भी उन्होंने इस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया। तो चार्ल्स ई मेरियम ने जो नेतृत्व किया इस सामाजिक विज्ञान शोध परिसंस्था का, तो उसमें काफ़ी अग्रणी संस्था ये बनी और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार और काफ़ी जोर और भी ज़्यादा, इससे पहले तो वो दे ही रहे थे, लेकिन और जो अन्य समाज विज्ञानों के साथ समन्वय करके राजनीति का अध्ययन करने पर जो उनका जोर देने का जो बात थी, उनकी जो मंशा थी, उस पर उन्होंने और अत्यधिक फोकस किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पिछले कुछ पीढ़ियों में जो सामाजिक विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में, मानव विज्ञान में जो नवीन पद्धतियों का विकास हुआ, वो जो ज्ञान है उसका राजनीति के अध्ययन में उस समूचे ज्ञान का प्रयोग किया जाना चाहिए। उस पर काफ़ी इन्होंने फोकस किया। आइए नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं। आगे चलकर विद्यार्थियों, चार्ल्स ई मेरियम की इस कृति को तो आपने पढ़ा है, पिछले हमने व्यवहारवाद वाले चैप्टर में पढ़ा था। चार्ल्स ई मेरियम के 1925 में जो उन्होंने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, उनकी महान कृति है ये, ठीक है। तो उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस बात की उन्होंने कल्पना करी थी उन्होंने, कि ऐसे सामाजिक विज्ञान का, ऐसे राजनीतिक विज्ञान का विकास हो जिससे कि मानव व्यवहार का बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन किया जा सके। इस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया था, और ये इसके लिए उन्होंने अंतःशास्त्रीय उपागम पर इसलिए जोर दिया था कि मानव व्यवहार का अगर बेहतर तरीके से, क्योंकि व्यवहारवाद ने तो मानव व्यवहार पर बड़ा फोकस किया था, तो अगर बेहतर अध्ययन करना है तो फिर उसके लिए आपको अन्य जो समाज विज्ञानों के साथ जो अंतःशास्त्रीय उपागम को अपनाना होगा। इस पर काफ़ी उन्होंने जोर दिया था, और उन्होंने इसलिए जो विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में सहयोगात्मक शोध पर अत्यधिक उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया कि वो सहयोग करके और शोध पर जोर दे, जिससे कि जो पद्धतियों को, उनकी तकनीकों को जो एक तरह से जोड़कर उनका प्रयोग किया जाए, जिससे कि जो अन्य समाज विज्ञानों की जो तकनीकें हैं, वो जो अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो ज्ञान का भंडार है, जो विकास हो रहा है, जो उसका फ़ायदा राजनीति विज्ञान में भी लिया जाए, ठीक है, उस विकास का लाभ राजनीति विज्ञान में भी उठाया जाए। इस पर काफ़ी जोर दिया गया, और मेरियम का ही प्रयास था, चार्ल्स ई मेरियम का ही एक ये जोर था कि राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उनका भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो नई जो इससे हुआ क्या, आप देखिए, इससे फ़र्क ये पड़ा कि जो इन नवीन जो पद्धतियों का प्रयोग जब राजनीति विज्ञान में होने लगा, तो अनेक जो मेरियम का इसमें योगदान रहा, उन्होंने काफ़ी फोकस किया। तो उससे हुआ ये कि जो अनेक सामाजिक वैज्ञानिक थे, जो राजनीति वैज्ञानिक थे, तो राजनीति की जो शोध विभिन्न समस्याएं थी, बिल्कुल उनके निष्कर्ष निकालने में या उनका अध्ययन करने में नवीन जो तकनीकें, पद्धतियाँ ने समाज विज्ञानों में अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ थी, उनका भी वो प्रयोग करने लगे, और अनेक जो समस्याओं को वो हाथ में लेकर, और अनेक विभिन्न जो सामाजिक विज्ञानों में जिन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था या उनमें जो विकास हो रहा था, उनको भी प्रयोग किया, और अनेक जो नवीन शोध समस्याओं को का अध्ययन करने पर जोर दिया अनेक राजनीति वैज्ञानिकों ने। तो ये सारा जो प्रभाव पड़ा, वो चार्ल्स ई मेरियम का ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीति ये चार्ल्स ई मेरियम का ही योगदान था, उनका ही ये एक प्रभाव था कि जो राजनीति विज्ञान है, वो कहीं न कहीं दर्शन शास्त्र से अपना जो संपर्क तोड़कर और अन्य जो
समाज विज्ञानों के निकट, जिसको अंतःशास्त्रीय उपागम जिस पर जोर देता है, उनके निकट आने लगा और अन्य समाज विज्ञानों के ज्ञान का, विकास का, उनकी तकनीकों, पद्धतियों, सिद्धांतों का भी प्रयोग राजनीति विज्ञान में होने लगा। तो कहीं न कहीं चार्ल्स मेरियम का ये महत्वपूर्ण योगदान था विद्यार्थियों। थोड़ा सा वीडियो विद्यार्थियों बड़ा हो गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा है। आशा है आपको कहीं न कहीं अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और आगे हम बस एक दो वीडियो और आएंगे इस चैप्टर को लेकर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षा में, हालांकि बड़ा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ 5 नंबर 2 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अंत में विद्यार्थियों आपसे यही अपील कि आप इन सब वीडियो का लाभ उठाते रहें, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को इन वीडियो को साझा करते रहें, स्वयं भी लाभ उठाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।